हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेस्ट वे टू स्टडी फॉर अ एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। सबसे पहला टॉपिक है आपका सेट योर स्टडी टाइम फर्स्ट। आपको अपना स्टडी टाइम फर्स्टली सेट करना है कि आपको सुबह पढ़ना जम रहा है या फिर इवनिंग में या फिर आपको दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है, ये आपकी चॉइस है। अगर सुबह है तो सुबह का टाइम आपका 4 से 6 के बीच में रहता है क्योंकि उसके बाद स्कूल रहता है। तो अगर आप लोगों को 4 से 6 के बीच में पढ़ना अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है सुबह के टाइम पे। अगर रात में तो लाइक 8 से 10 या 11 के बीच में, इसी टाइम में आपको रात में अगर पढ़ने में वो ज़्यादा जम रहा है तो आप वो टाइम सही कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए अपने हिसाब से। अगर आफ्टरनून में आपको कोई टाइम जम रहा है लाइक 3 से 6 के बीच में तो आप वो टाइम फिक्स कर लीजिए। वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा टाइम जम रहा है, उसके हिसाब से आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि हमें कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है, कौन से टाइम में हमारा ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। सबका टाइम अलग रहता है पढ़ने का, किसी को दिन में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, किसी को रात में पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। लाइक किसी को साइलेंस बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, तो एक बच्चे जो होते हैं वो मॉर्निंग में पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द साइलेंस, और कुछ बच्चे होते हैं जो रात में पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द साइलेंस, क्योंकि दोनों ही ऐसे टाइम है जिसमें साइलेंस सबसे ज़्यादा होता है। और कुछ बच्चे को तो दोपहर में पढ़ना पसंद है तो वो दोपहर में पढ़ते हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है, कब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती, उस टाइम को आप फिक्स कर लीजिए। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंड देखिए, मेक अ करेक्ट टाइम टेबल। अब करेक्ट टाइम टेबल क्या होता है उसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, इसी चैनल पे है। एक ही चैनल मेरा स्टडी फॉर एम, इसी चैनल पे हर एक चीज़ अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल तरीके से विद टाइम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि टाइम टेबल किस तरीके का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका सेपरेट योर स्टडी एरिया। आपको अपना स्टडी एरिया जो है वो सेपरेट रखना है। लाइक कभी भी जो टीवी वाला रूम है आपका, उसमें आपको अपना स्टडी एरिया नहीं बनाना है। स्टडी एरिया हमेशा अलग होना चाहिए जिसमें आपके सारे नोटबुक्स हों, आपके जितने भी लाइक फ्लो चार्ट्स हैं और जितने भी डायग्राम्स हैं, जो भी चीज़ें आपका जो भी स्टडी मटेरियल है, उन सब के साथ आपका एक सेपरेट रूम होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको बार बार ना तो कोई डिस्टर्ब करे और ना ही आपको किसी चीज़ को लेने के लिए यहाँ से वहाँ बार बार ट्रैवल करना पड़े। ओके, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपना स्टडी एरिया हमेशा अलग रखना है। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। फोर्थ देखिए, यूज़ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। आपको फ्लो चार्ट्स का और डायग्राम का यूज़ करना है। इसका मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम्स होते हैं। अब हिंदी इंग्लिश में तो डायग्राम नहीं होते हैं। सोशल साइंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ग्राफ्स वगैरह होते हैं और कुछ डायग्राम्स भी होते हैं उसमें भी, जो कि हमें याद करने पड़ते हैं। बट बेसिकली सबसे ज़्यादा किस में रहता है, साइंस में रहता है। अब साइंस के डायग्राम विथ नेमिंग हमें याद करने होते हैं, तो अब नेमिंग के साथ में हम बार बार बनाएं तो याद होगा, या फिर हम एक डायग्राम बना के उसकी नेमिंग करके अपने सामने किसी भी दीवार पे या फिर कोई फ्लो चार्ट के अंदर हम बना के लगा लेते हैं। ठीक है, अब उसको हम बार बार देख रहे हैं, हम लाइक 7 डेज तक उसको कंटिन्यू देखते हैं, एक एक स्पेलिंग पढ़ के उसका नाम पढ़ते हैं, याद करते हैं। अब देखो, आप अगर किसी चीज़ को कंटिन्यूसली 15 मिनट भी दे रहे हो ना, डेली 15 मिनट आप उस फ्लो चार्ट को देख उस डायग्राम को देख रहे हो, उस डायग्राम को 15 मिनट देखोगे, उसकी पिक्चर कैसी है आपके दिमाग में, मतलब इमेज बनने लग जाएगी कि हाँ उसकी पिक्चर ये थी, उसमें यहाँ पे इसका ये नेम था, यहाँ पे इसका ये नाम था, विथ स्पेलिंग। ओके, ये ऐसा होता है, ये एक साइकोलॉजी। अगर हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं विद देयर नेमिंग, विद देयर डायग्राम, प्रोफेशन, किस तरीके से वो बना हुआ है, किस जगह का क्या नाम है, उसको अगर हम फोकस भी हर इन दिन 15 मिनट का भी टाइम देंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो डायग्राम आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आपको एक डायग्राम चार्ट हमेशा अपने रूम में तैयार रखना ही है और उसको लगातार हर दिन 15 मिनट आपको देखना है। ओके, ऐसे करने से आपको वो डायग्राम अपने आप याद हो जाएगा। बस आपको उसको 15 मिनट देना है, उसको देखिए, उसमें क्या क्या नेमिंग कहाँ कहाँ पे, उसको सीखिए। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपको 7 दिन के अंदर वो फ्लो चार्ट, वो जो डायग्राम है वो अपने आप याद हो जाएगा। आपको कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 15 मिनट का टाइम देना है आपको उस डायग्राम को देखने के लिए। ये चीज़ समझ में आ गई। अब फ्लो चार्ट क्या होता है वो देख लीजिए आप लोग। फ्लो चार्ट का मीनिंग होता है, जैसे हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में जो मेन पॉइंट्स है वो हमने लिखे। अब वो पॉइंट्स, जैसे बहुत
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तो हमें समझ में आ जाती है, हम पढ़ते हैं हमें समझ में आ गई। जैसे हिंदी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है। और सेकेंड चीज़ ये है कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेशन सब्जेक्ट है, हमारी लैंग्वेज में आते हैं। आज के टाइम पे हिंदी इंग्लिश पढ़ना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, तो वो ट्रांसलेशन वगैरह हमें याद हो जाते हैं। हम इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर समझ, अब क्या नहीं समझ पाते, क्या डिफ़िकल्ट लगता है भाई? हिंदी में डिफ़िकल्ट लगती है व्याकरण, जो ग्रामर है हमारी, जो जिसको हम व्याकरण बोलते हैं वो। और इंग्लिश में भी सेम पैटर्न, बच्चों को ग्रामर टफ लगती है, टेंस हो गए और जितने भी हमारे ग्रामर की पैटर्न्स होते हैं, लाइक ए एंड द कहाँ पे यूज़ होने हैं, सेंटेंस मेकिंग कैसे बनता है, किस तरीके से हम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, जो विद द सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखें। तो इसके जो वीडियोज़ होते हैं, इसको जो टीचर्स सिखाते हैं यूट्यूब पे, और जो हमारे प्रेजेंट टीचर्स होते हैं स्कूल के या फिर कोचिंग के, तो वो जो हमें सिखाते हैं, अब हमने एक बार तो सीख लिया, हमें समझ भी आ गया, बट अगर हमें एग्ज़ाम के टाइम पर उसको याद करना है, बिल्कुल करेक्टली याद करना, तो हम क्या करें? बार बार कॉपी देखें, उससे अच्छा ये एक चार्ट बना लीजिए, उसमें क्या क्या लाइनें इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिए, ताकि हमें, अगर आप पढ़ने को भी भूल जाते तो उस फ्लो चार्ट में देखते रहिए कि हाँ ये चीज़ हमने कर ली, ठीक है नेक्स्ट देखते। ये फ्लो चार्ट, आज का फ्लो चार्ट का इतना टारगेट था, ठीक है ये सब कुछ कर लिया, फिर ये फ्लो चार्ट हटा दिया, दूसरा लगा दिया। एक फ्लो चार्ट तो इस चीज़ के लिए होता है कि हमने क्या क्या पढ़ा उसकी हेल्प करनी। और सेकंड फ्लो चार्ट क्या होता है कि हमें क्या क्या याद करना है। जैसे कई चीज़ें ऐसी होती, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कि हमें ये याद होने ही चाहिए। हमें पता होता है कि 5 मार्क्स में इन 10 क्वेश्चंस में से कोई एक या दो तो एग्ज़ाम में आने ही आने, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये चीज़ तो होती है, हमेशा होती, चाहे वो मैथ्स में बोला जाए, चाहे वो साइंस में बोला जाए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, ऐसा तो फिक्सली होता है। अब हमें तो पता है कि हाँ ये आने वाले, लेकिन हमें तो ये याद ही नहीं हो रहा, बट याद तो करना है, तो क्या करें? फ्लो चार्ट बनाइए, उसमें क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर, या फिर जो भी सीक्वेंस है पॉइंट वाइज है, ये जो भी है, चाहे थ्योरम हो गई, मैथ्स में थ्योरम्स वगैरह होंगी, अगर नहीं समझ में आ रही हैं या फिर समझ आ गई हैं बट याद नहीं हो रही हैं, तो उनको लिखिए, ठीक है। बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, उस फ्लो चार्ट को देखते रहिए बीच बीच में, जब भी जाएंगे आएंगे उस फ्लो चार्ट को देखिए। और जैसे मैपिंग हो गई है ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, आप लोगों को पता ही है। अब हिस्ट्री में क्या होता है, डेट वगैरह होती हैं, है ना, डेट याद नहीं होती। आप लोग पॉइंट वाइज लिखिए कि इस दिन ये चीज़ हुई थी तो उसकी डेट इतनी थी, इस दिन ये चीज़ हुई थी तो उसकी डेट इतनी थी। उस फ्लो चार्ट को आप देखते रहेंगे, आपको वो डेट अपने आप ही याद हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस उस फ्लो चार्ट को 15 से 20 मिनट का टाइम देना है, कंटिन्यूसली पढ़ना है कि हाँ हमने क्या क्या लिखा था हिस्ट्री के लिए। उसको पढ़ेंगे ना, आपको 7 दिन के अंदर वो याद हो जाना है अपने आप ही। अब हिस्ट्री क्लियर हो गई, साइंस के डायग्राम क्लियर हो गए, है ना, मैथ्स की थ्योरम्स वगैरह भी देख ली। अब बचा क्या, जो हमारा सिविक्स होता है, हमारा ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी में क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं ना, सॉरी वो जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम्स, जो मैपिंग होती है, मैपिंग जो हमारी रहती है। अब मैपिंग वगैरह में हमें कैसे याद होगा? देखो एक तरीका तो है कि आप मैप में सारे नाम लिख लीजिए और उसको अपने जो भी वॉल होगी तो वॉल में चिपका लीजिए, या फिर ऐसे ही कहीं पर रख लीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए, अब वो जो हमारा ग्राफ है, वो एक तो तरीका है कि उसमें सारी नेमिंग लिख के हम देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। एक और तरीका ये है कि हम ना उसके शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं। जैसे जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैंने ये चीज़ याद की थी, जब मुझे याद नहीं होता था कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो मैंने ना एक चीज़ याद करी थी। जब हम बोलते थे कि चंपारण बिहार में है, ठीक है, चंपारण बिहार में है, ये चीज़ मुझे याद नहीं होती थी ज्योग्राफी के टाइम पे, जब हमें ग्राफ वगैरह। अब मुझे पता था कि ये चीज़ एग्जाम में आनी ही है, इसमें से कोई ना कोई एक तो आएगी। अब मुझे ये बिल्कुल याद नहीं होता, बाकी सब याद हो जा रहे थे, बस मुझे चंपारण बिहार में, ये मैं बार बार भूल रही थी। मैंने क्या किया, इसका शॉर्टकट निकाल लिया कि छिपकली दीवार पर चंपारण बिहार में। अब छिपकली से मुझे याद हो गया कि छिपकली दीवार पर और चंपारण बिहार में। इससे मुझे आज तक याद है, सोच लो स्कूल टाइम में मैंने ये एक ट्रिक लगाई थी और वो ट्रिक अभी तक मुझे याद हो गई है, जबकि मेरा सब्जेक्ट अब चेंज हो चुका और मैंने बहुत टाइम से ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी भी नहीं है, लेकिन ये एक ट्रिक है जो मुझे याद रहेगी। तो आप समझ रहे हैं ना, आपको ना क्वेश्चंस इतने याद नहीं रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं, आपकी ट्रिक्स आपको याद रहती है। तो इस तरीके की ट्रिक्स से भी आप याद कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक बहुत है, आपको आपके स्कूल के टीचर्स भी बता देंगे, कोचिंग के टीचर्स भी बता देंगे, और यूट्यूब पे तो भरपूर है। यूट्यूब तो एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 1000 टीचर्स मिल जाएंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट में समझाते हुए मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से। ये भी नहीं कि मतलब हाँ हूँ समझा दिया हो गया, ऐसे टीचर्स नहीं है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वो समझाते हैं। और यूट्यूब पे क्या मिल जाता है कि हम एक चीज़ को रिपीटली देख सकते हैं। अब बाहर अगर हम कोचिंग वगैरह जाते हैं तो उसमें लिमिटेड टाइम होता है, हम सर से बार बार पूछ नहीं सकते, लेकिन यूट्यूब का यही फ़ायदा होता है कि हम लोग वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं।
अगर हमको कोई चीज़ समझ में तो आ रही है बट हमारा मन है कि हम भूल गए यार, वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को और समझ लेते हैं, तो हम वापस से जो है वीडियो को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये फ़ायदा हमारा यूट्यूब पर रहता है। ऐसी बहुत सी ट्रिक है। अब आपने देखा होगा साइंस में पीरियोडिक टेबल होती है। पीरियोडिक टेबल हमें याद नहीं होती थी पहले, लेकिन अब आजकल कितनी ट्रिक्स आ गई हैं पीरियोडिक टेबल को याद करने की, कितनी ज़्यादा। एस ब्लॉक के लिए अलग, पी ब्लॉक के लिए अलग, डी ब्लॉक के लिए, हर एक ब्लॉक को याद करने की ट्रिक्स है। तो वो ट्रिक के कारण से आपको उनके नाम याद हुए हैं ना। आपको अब पीरियोडिक टेबल, आई होप जो भी बच्चे 10th तक पहुंच गए होंगे ना, क्लास 10 तक जो जितने भी बच्चे होंगे उनको पीरियोडिक टेबल याद होगी ही होगी। और वो याद जो होगी वो नेमिंग से ज़्यादा ट्रिक के कारण से याद होगी। आपने वो नेमिंग रट रट के याद नहीं की होगी, ट्रिक लगा के ही याद की होगी। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि ट्रिक जो है ना वो हम भूलते नहीं हैं, लेकिन हम अगर रटते हैं किसी चीज़ को तो वो हम भूल जाते हैं, लेकिन हम ट्रिक को नहीं भूलते, हम कॉन्सेप्ट को नहीं भूलते। तो हमेशा अपनी ट्रिक और कॉन्सेप्ट जो है ना अलग रखिए, उसके कारण से आपको चीज़ें ईजी भी लगती हैं और पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम फिफ्थ देखते हैं, प्रैक्टिस ओल्ड टेस्ट। आपको ना प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम से पहले। जैसे आपने मान लिया कि एग्ज़ाम से पहले आपके पास 6 डेज़ हैं, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट है। अब आपके पास 6 दिन है एग्ज़ाम से पहले। अब आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, 6 में से 2 दिन क्या करोगे, जितना भी सिलेबस था उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करोगे विद द हेल्प ऑफ नोट्स, जितने भी आपने बनाए थे, बुक्स वगैरह, या फिर MCQs वगैरह देखोगे, जितना भी है। आप 2 दिन अपना पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज़ करोगे। 2 दिन सिलेबस रिवाइज़ करने के बाद जब आप 6 डेज़ में से 2 डेज़ माइनस करोगे तो 4 बचेगा। अब 4 डेज़ आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करो। लगातार 3 दिन इसमें से सैम्पल पेपर सॉल्व करो। जो सैम्पल पेपर आप फर्स्ट दिन सॉल्व कर रहे हो उसमें मान लो अगर आपके 18 क्वेश्चंस गलत है, ठीक है, आउट ऑफ 30 में से आपके 18 क्वेश्चंस गलत हैं, तो 18 क्वेश्चंस जो गलत हैं, याद रखोगे जब आप सैम्पल पेपर 2 स्टार्ट करोगे उससे पहले आपके 18 क्वेश्चंस के आंसर एकदम क्लियर होने चाहिए। अब जब से आप सेकंड पेपर स्टार्ट करोगे तो 18 क्वेश्चंस के आंसर भी क्लियर है, प्लस आपने जो 30 क्वेश्चंस के पूरा कंप्लीट कर लिया, तो एक पेपर तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पे जाओगे, सेकंड में मान लो अगली बार फिर से 10 क्वेश्चंस की गलती हो गई, तो फिर क्या करोगे, जब आप पेपर 3 स्टार्ट करोगे ना तो जो हमारे 10 की गलती थी उसको कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब आपने 30 कितने 60 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब 60 क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके अंदर अपने आप ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब आप पेपर 3 सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि इसमें 5 क्वेश्चन ज़्यादा गलती होगी ही नहीं। बहुत ज़्यादा भी हो तो 5 या फिर 3 गलतियाँ होंगी, 3 क्वेश्चंस गलत होंगे, उसके अलावा आपकी गलतियाँ होंगी ही नहीं। इस बात की गारंटी है, क्योंकि जब आपने 2 सैम्पल पेपर इतने परफेक्टली सॉल्व कर लिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ लिए हैं, तो आपके 5 क्वेश्चन से ज़्यादा गलती हो ही नहीं सकती। तो जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें तो 5 क्वेश्चन की गलती हो रही है, तो जब आप मेन एग्जाम सॉल्व करेंगे तो सोचिए 2 से ज़्यादा गलती ही नहीं होंगी। तो आपने तो अपना पूरा पेपर ही कंप्लीट कर लिया है आधे से ज़्यादा। सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चन की गलती होंगी, जो माइनर मिस्टेक है उसको हटा देते हैं। लाइक टीचर्स जो हैं वो छोटी से छोटी चीज़ों की गलतियाँ निकालते हैं, वो अलग बात है। तो वो माइनर मिस्टेक्स अगर हम हटा दें तो 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपकी गलती मेन एग्जाम में हो ही नहीं सकती है। अगर आप जिस पैटर्न में मैं आपको समझाती हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी इससे ज़्यादा गलतियाँ कभी नहीं हो सकती। और अगर 2 से 3 मार्क्स की मान लो हम मान लेते हैं अगर गलती हो रही, तो अगर पेपर 80 मार्क्स का है तो आप 75 तो स्कोर कर ही रहे हो ना। अगर मेरे पैटर्न के हिसाब से चलोगे तो 80 में से 75 तो आनी ही है। 75 भी अगर मान लो 75 भी मुश्किल लग रहा है कि यार थोड़ी बहुत और मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक 70 प्लस तो आ ही रहे हैं ना। 70 प्लस मार्क्स कम है। अगर जहाँ पे आप लोगों के 55 आ रहे थे वहाँ पे आपने ये चीज़ फॉलो करी तो आपके डायरेक्टली 70 एंड 75 तक मार्क्स बढ़ गए, बहुत है। पहली बार में अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के 55 से 60 भी हो रहे हैं ये चार्ट फॉलो करके, तो भाई 5 मार्क्स तो बढ़ रहे हैं ना। और प्रैक्टिस करिए, कभी 10 मार्क्स भी बढ़ेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो फुल मार्क्स भी आएंगे। आप प्रैक्टिस करिए, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी मेहनत, आपका वर्क, आपकी एबिलिटी। आप किस तरीके से कितना कंसंट्रेशन देके, कितना टाइम देके अपनी स्टडी को टाइम दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उस पे ही डिपेंड है आपका एग्ज़ाम का मार्क्स। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, ठीक है। हम टीचर्स हैं, हम आपको समझा सकते हैं, हम आपको डायरेक्शंस दे सकते हैं, हम आपको मीनिंग समझा सकते हैं हर एक चीज़ का, लेकिन पढ़ना आपको ही है, समझना आपको ही है,
ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है, मैंने हमेशा बोला है, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, चाहे मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, कोई भी चैप्टर क्लियर करा रही हूँ, या फिर कोई भी इंट्रो समझा रही हूँ, कुछ भी समझा रही हूँ ना, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ लास्ट में कि अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो, वो आपका हक है। आपको डाउट है तो हमारा काम भी है वो डाउट को क्लियर करना, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए, कभी भी पेपर से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट बहुत टफ नहीं होता है, वो टफ हम बनाते हैं क्योंकि हम उसे पढ़ते नहीं हैं। इसलिए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के टाइम से पहले, अपने मार्क्स हाईएस्ट करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन योर आंसर्स टू अदर्स। आपको अपने आंसर्स जो है ना वो अदर्स को एक्सप्लेन करना है। अब इससे क्या होगा, हमें कोई चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, हमने वो पढ़ लिया, हमने किसी को नहीं समझाया, अपने अंदर वो चीज़ रखी, 4 दिन बाद भूल जाएंगे। उसी की जगह पे क्या कीजिए, अपना आंसर जो आपने क्लियरली समझ लिया, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आपको आंसर भी समझ में आता है, किसी सामने वाले दोस्त को पकड़ लीजिए, उसको बोलिए कि भाई तू मुझसे ये क्वेश्चन पूछ, मैं तुझे इसका एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। उसको क्या होगा, उसको भी जो चीज़ नहीं आती वो आपकी हेल्प के कारण से वो समझ लेगा। एक फ़ायदा हो गया कि उसको समझ में आएगा, दूसरा फ़ायदा हो गया आपने उसे समझा दिया, तो आपका जो बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट था वो डबल क्लियर हो गया, आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो गई कि हाँ मैंने उसको ऐसे ऐसे समझाया था। कभी कभी पता है क्या होता है कि हम जब एग्ज़ाम में पेपर लिखने जाते हैं ना, तो हमें ये चीज़ याद नहीं रहती कि एग्ज़ाम में जो हमने कॉपी वगैरह नोट्स वगैरह लिखी तो उसमें करेक्ट कौन कौन सी लाइन लिखी थी, क्या क्या लिखा था। बट आपको ये याद रह जाएगा कि मैंने अपने दोस्त को क्या समझाया था और उसने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसको ऐसे ऐसे बता के क्लियर किया था। ये चीज़ आपकी ब्रेन तुरंत याद कर लेता है। तो ये चीज़ें जो याद करते हैं ना, यही आपके मेन एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं। समझ रहे हैं आप जितना समझा रहे हैं, आप जितना समझ रहे हैं, समझने से ज़्यादा आप जब समझाएंगे ना तो आपका माइंड उस चीज़ को और ज़्यादा कैप्चर करता है। इसीलिए अपने आंसर्स दूसरों को समझाने की कोशिश किया करिए। जैसा समझ में आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है आप सामने वाले को समझाइए, उसको जो नहीं आएगा वो आपसे अगेन क्वेश्चन करेगा, आपको भी उसका जो डाउट है वो क्लियर करने में आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले का डाउट भी क्लियर होगा और उसको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, तो वो आपसे दूसरी बार पूछने आएगा कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो तू समझा दे। तो जब ये वाले बॉन्ड बन जाते हैं ना, तो जब उसको कोई चीज़ समझ में आएगी तो वो आपको समझा देगा, आपको कोई चीज़ समझ में आएगी तो उसको समझा दोगे आप। तो ये जो बॉन्डिंग आंसर चेंजिंग की है ना, ये और ज़्यादा अच्छी बनेगी और इसके कारण से आपके मार्क्स जो है वो बेनिफिट में जाएंगे, बिकॉज वो चीज़ आपके ब्रेन अपने आप कैप्चर कर लेगा और आपको वो चीज़ परमानेंटली याद हो जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, टेक रेगुलर ब्रेक्स। आपको ब्रेक्स जो है ना हमेशा लेने हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि कंटिन्यूली 4 आवर्स 5 आवर्स आप पढ़ रहे हैं बिना किसी ब्रेक के। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की, अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंशन देने की या फिर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम है, आपसे जितना हो सकता है आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, ठीक है। आप ज़रा सा भी टेंशन मत लिया करिए कि लाइक हमने तो एग्ज़ाम में 80 का सोचा है, क्या 80 का सोच रखा है तो हमें तो 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए यार, 80 का सोचा है तो 8 आवर्स पढ़ाई करेंगे कंटिन्यूस, तब जाके तो मार्क्स आएंगे। अगर आप 8 घंटे लगातार पढ़ेंगे ना तो आपने जो चीज़ पढ़ी है ना वो तो आप 100% भूलेंगे ही, और जो चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है वो टेंशन के कारण से आप वो भी भूल जाएंगे। अगर आप ब्रेक लेते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करते हैं ना, तो आपका जो माइंड है वो डबल एक्टिवेट हो जाता है जब आप लोग दोबारा से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आप लोगों के माइंड में लोड नहीं रहता, माइंड जितना रिलैक्स रहता है ना वो उतना ही ज़्यादा फोकस हो जाता है स्टडी पे। इसलिए अपने दिमाग को रिलैक्स रखा करिए, बहुत ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। छोटे छोटे से ब्रेक लेते रहिए, आधा 1 घंटा पढ़िए, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर आधा घंटा 1 घंटा पढ़िए, फिर 15 मिनट का ब्रेक, ऐसे कंटिन्यूसली ब्रेक लेते रहा करिए। ब्रेक में आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है, चाहे आप खेलें चाहे आप टीवी देखें, कुछ भी करिए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन 15 से 20 मिनट का ब्रेक हमेशा लेते रहा करिए, ठीक है। लास्ट देखिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर फॉर द हेल्दी लाइफ। आपको पानी ज़्यादा पीना है अपनी हेल्दी लाइफ के लिए। उसका रीज़न देख लीजिए, अगर आप लोग खाना ज़्यादा खाते हैं ना तो आप लोगों को नींद आने लगती है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, सबके साथ होता है। अगर हम खाना ज़्यादा खाते हैं ना तो हमको नींद आने लगती है, हमको बहुत ज़्यादा आलसपन लगता है, उस टाइम पर हम पढ़ नहीं पाते। और अगर हम पढ़ने की भी कोशिश करते हैं ना तो वो चीज़ हमें याद नहीं होती। फिर बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने तो ये चीज़ पढ़ी थी बट हमको तो याद ही नहीं रहा कि इसका आंसर क्या है, बट हमने तो पढ़ा था। ये जो चीज़ें होती हैं ये तभी होती हैं जब आप लोग ना आधी नींद में होते हैं और ज़बरदस्ती अपने आप को प्रेशराइज करते हैं कि भाई हमें तो पढ़ना है।
ऐसी कंडीशन में बच्चों को याद नहीं होता और वो भूल जाते हैं, इसलिए ये चीज़ स्किप कीजिए। खाना हमेशा कम खाइए, भर पेट खाना कभी नहीं खाना चाहिए। हमेशा 1 से 2 रोटियों की भूख अपने पेट में बचा के रखिए। पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए ताकि आप एक्टिव रहें, आपको नींद कम आए, और जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपका पढ़ाई में अपने आप मन लगेगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अकॉर्डिंग टू मी 1 से लेके 8 पॉइंट तक में अगर आप लोग सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी सक्सेस 101% फिक्स है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।